हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए 30 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को। तो देखिए, रोज हम लोग ये क्लास करते हैं और उसमें कहने को सिर्फ 30 प्रश्न होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो हर प्रश्न को जिस तरह से एक्सप्लेन करके समझाया जाता है तो 30 से 50 प्रश्न आप एक क्लास में सीख जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, क्योंकि आप अगर हर क्लास में लगभग 50 प्रश्न सीख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रश्नों की संख्या हो जाती है। तो देखिए, एक बार हम फिर से जो है यूपी ट्रिपल एस सी का पेट का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है एक बार उसको देख लेते हैं कि आखिर किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, अधिकतम आपको जो समय दिया जाता है, इसमें जो समय है 2 घंटे का होता है। इस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 100 हैं, यानी 100 ही प्रश्न हैं, 100 नंबर के हैं, यानी हर एक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का है। अब ये 100 प्रश्न हल करने का कितना समय है? आपको 2 घंटे का समय मिलता है और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाते हैं, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस एग्जाम में आपकी होती है 0.25 की। ठीक, तो चलिए, ये तो पैटर्न हो गया एग्जाम का, डिस्कस करना कभी कभी ज़रूरी होता है। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कांग्रेस के किस ईस्वी के सत्र में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? 1896, 1901, 1923 या फिर 1903? तो देखिए, वो था 1896। जो 1896 ईस्वी का सत्र था कांग्रेस का, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और ये जो कांग्रेस का सत्र था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। ठीक है, और फिर वंदे मातरम को किस रूप में अपनाया गया? भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया है। तो देखिए, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब पहली बार जिस सत्र में वंदे मातरम गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्लाह सयानी ने। आप लोग लिख लीजिए इनका नाम, क्या नाम था? रहीमतुल्लाह सयानी था। चलिए, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? देखिए, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर हावड़ा में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है? यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3 कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो देखिए, जो खानवा का युद्ध है वो भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण युद्धों की श्रेणी में शामिल है। जो ये युद्ध था वो 17 मार्च 1527 ईस्वी को किनके बीच लड़ा गया था? राजपूत शासक राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच लड़ा गया था। तो देखिए, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 17 मार्च सन 1527 को। किनके बीच में लड़ा गया? राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी और संपूर्ण भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करने का उसका सपना टूट गया था। और देखिए, प्रश्न इस तरह भी पूछते हैं कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी? किसकी उपाधि धारण की थी बाबर ने? गाजी की उपाधि। किस युद्ध के बाद? खानवा के युद्ध के बाद। ठीक है, और उसने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। तो देखिए, खानवा का युद्ध सन 1527 में 17 मार्च को राणा सांगा बाबर के मध्य लड़ा गया, जिसमें बाबर की जीत हुई और उसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें लिखते भी चलिए कहीं पर। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि प्रथम मुस्लिम राजवंश जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर 84 वर्षों तक शासन किया था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा है कि पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था जिसने 84 वर्षों तक भारत पर शासन किया? खिलजी, गुलाम, तुगलक या फिर मुगल वंश? तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश। ठीक है, जितने भी आपको दिए हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जिसने शासन किया वो थे गुलाम वंश, जो लगभग 84 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था। अब देखिए, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और मैं कई बार आपको इन्हीं क्लासेस में यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लास में बता चुकी हूँ कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई?
1206 में हुई और किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 5 है कि उपनिषदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत, पाली, ब्राह्मी या फिर प्राकृत का? तो देखिए उपनिषद में जो है किसका प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो पांचवें में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 6 है कि वर्ष 1940 के मुस्लिम लीग संकल्प के संदर्भ में असत्य कथन है। प्रश्न पूछ रहा है 1940 में जो मुस्लिम लीग का संकल्प था उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसने भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों के लिए स्वशासन विधेयक की मांग की थी, ये सत्य है। अगला, इसने भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन और एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की, ये भी सही है। वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी और अगला, फिर भी अंततः इसने पाकिस्तान के निर्माण की नींव रखी। तो देखिए डी सही है। इसमें आपका सी असत्य है कि वह भारत के विभाजन को लेकर संदिग्ध थी। तो 6th में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए वर्ष 1940 में जो मुस्लिम लीग का संकल्प था उसमें पाकिस्तान के नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। और यह प्रस्ताव जो था वो मोहम्मद जफरुल्लाह खान द्वारा तैयार किया गया था और ए.के. हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न पूछ लेता है कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था ए.के. हक द्वारा। क्या नाम था उनका? ए.के. हक था। ठीक है। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग चौधरी रहमत अली ने किया था और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था। अब देखिए अगर प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, तो इसका गठन कब हुआ? 1906 में ढाका में हुआ था। ठीक है। और मुस्लिम लीग में पाकिस्तान के गठन अर्थात भारत विभाजन को लेकर कोई भी संदिग्ध स्थिति नहीं थी। तो 6th में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया? रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, वी.डी. सावरकर या फिर सत्येंद्र नाथ बोस? तो दिए ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन नंबर बी। कौन क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया था? वो थे अरविंद घोष थे। ठीक है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 8 है वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था किसके द्वारा लिखा गया था? ये किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने लिखा था। ठीक है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? देखिए स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक जो घोषणा थी वो बंगाल विभाजन के पश्चात 7 अगस्त 1905 को की गई थी। क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 10 है आर्य समाज कब स्थापित हुआ? देखिए आर्य समाज की जो स्थापना थी वो 29 जनवरी 1875 को बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। देखिए आर्य समाज कब स्थापित हुआ? 29 जनवरी 1875 को। प्रश्न पूछ लेता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और इसकी दूसरी शाखा लाहौर में सन 1877 ईस्वी को स्थापित की गई थी। अब देखिए क्यों आखिर आर्य समाज की स्थापना की गई, क्या मतलब था इसका? प्रमुख उद्देश्य देखिए था समाज में फैली कुरीतियों और धर्म के नाम पर जितने भी पाखंड हो रहे थे उनको जड़ से उखाड़ने के लिए हुआ था। ठीक है। तो आपका 10 में सही ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 है ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे एक साथ मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है। क्या सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है शंघाई हिरण को देखे जाने का समाचार सुर्खियों में था। यह किस राज्य का राजकीय पशु है? ये कहाँ किस राज्य का राजकीय पशु है? मणिपुर का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है? तो देखिए भारत भूमध्य रेखा से कितनी डिग्री उत्तर में है? 8.4 डिग्री। आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है
पूछ रहा है कि सिग्मो क्या होता है। गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, एक प्रकार की रंगोली, भगवान शिव के नामों में से एक। देखिए शिग्मो क्या है, यह गोवा का वसंत ऋतु का महोत्सव है। बहुत बड़े त्योहार के रूप में वसंत ऋतु में गोवा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है देखिए कि नर्मदा और तापी किसकी ओर बहने वाली नदियां हैं, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर। देखिए इससे पहले ही प्रश्न मैं करा चुकी हूँ जिसमें मैंने पश्चिम की ओर बहने वाली और पूर्व की ओर बहने वाली सारी नदियों के नाम आपको पढ़ाए थे। तो देखिए नर्मदा और तापी किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए ये जो दोनों ही नदियां हैं आपकी, ये पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी और अरब सागर में मुहाना बनाती हैं, मतलब संगम होता है इनका। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 16, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा किस चीज के विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद फरोख्त से संबंधित है। इस प्रक्रिया द्वारा आरबीआई साख पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। ओपन मार्केट के थ्रू आरबीआई क्या करती है, साख पर नियंत्रण करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, उत्पाद शुल्क का संबंध सरकार के किस विभाग से है, रक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य या फिर कृषि। तो उसका संबंध है राजस्व विभाग से, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 18 है, कुसुम योजना किसको बढ़ावा देती है। देखिए कुसुम योजना सौर खेती को बढ़ावा देती है। क्या सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए केंद्र सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी जो कुसुम योजना है, बिजली के संकट से जूझ रहे क्षेत्रों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। और ये जो योजना है वो देश भर में प्रयोग होने वाली सभी डीजल या बिजली पंपों को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। तो 18 में आपका सही ऑप्शन नंबर बी, सौर खेती। प्रश्न नंबर 19 है, 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी टीपीपी जिसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना और गरीबों और वंचितों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, किस वर्ष शुरू किया गया। ये शुरू किया गया था सन 1975 में। क्या सही है इसमें आपका, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, और इसमें लगभग 20 लक्ष्यों को घोषित किया था। इसमें कितने लक्ष्यों को घोषित किया गया था, 20 लक्ष्यों को घोषित किया गया था। और इसे उस समय 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 पूछ रहा है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नामक एक चिकित्सा निगरानी योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना स्वास्थ्य देखभाल के किस पहलू को सुधारने पर केंद्रित है। तो देखिए ये है मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल। लक्ष्य क्या है कि मातृत्व और प्रसूति कक्ष देखभाल हो सके। क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी सही है प्रश्न नंबर 20 का। अब प्रश्न नंबर 21 भारतीय संविधान से संबंधित है कि संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम में नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है। तो नागरिकता किसमें है ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, नागरिकता का जो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं ये संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। 5 से 11 तक कौन सा अधिनियम था, नागरिकता अधिनियम 1955 था। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। क्या सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 22 में। प्रश्न नंबर 23 है, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं। मतलब
संसद का कोई भी सत्र चल रहा हो तो उसको उसके निष्कासन को क्या कहते हैं? निष्कासन को क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न नंबर 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पॉलिटी का। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1950 में की गई थी। 24 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? तो किसमें वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 360 में। ठीक है। और देखिए, 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि कब से कब तक भारत में आपातकाल लगाया गया था। तो 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 26 है कि एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है और लगातार घुमाया जा रहा है। यदि डोरी अचानक टूट जाती है तो क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है कि एक पत्थर एक डोरी से बंधा हुआ है, लगातार घुमा रहे हैं, अगर डोरी टूट जाएगी तो क्या होगा? तो देखिए, क्या होता है, जब हम एक पत्थर को डोरी के एक सिरे से बांधते हैं तो क्या होता है, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं उसको। देखिए, क्षैतिज वृत्ताकार पथ पे वो घूमता है। तो क्या होता है कि हमें दूसरे सिरे को लगातार अंदर की ओर खींचे रखना पड़ता है। तो इस तनाव के कारण पत्थर पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। क्या करता है? अभिकेंद्र बल कार्य करता है। अब यदि हम डोरी के सिरे को छोड़ देंगे तो पत्थर वृत्ताकार पथ से स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाता है, क्योंकि जब डोरी को आप छोड़ देंगे तो जो पत्थर पर लगने वाला अभिकेंद्र बल है वो क्या हो जाएगा? अनुपस्थित हो जाएगा। तो क्या होगा? जो भी वो वृत्ताकार पथ फॉलो कर रहा था उससे स्पर्श रेखा की दिशा में उड़ जाएगा। 26 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 27। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। क्या है? एक कुंडली में सापेक्ष गति के कारण चुंबक और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। 27 में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है प्रश्न नंबर 28। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ ने किया। तभी उसे कहा भी जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी। कब किया था इन्होंने? सन 1869 में किया था। ठीक है। पीरियोडिक टेबल का जो आविष्कार है वो किसने किया? मेंडलीफ ने किया। कब किया? सन 1869 में किया था। अब अगला प्रश्न नंबर 29। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। प्रश्न नंबर 29 पूछा जा रहा है कि रबर को वल्कनित करने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन या फिर फास्फोरस। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर ए। क्या किया जाता है? सल्फर किया जाता है। ठीक है। अब आज की क्लास में हमारा अंतिम प्रश्न है कि रक्तचाप, लार आना और उल्टी आना जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जितनी भी रक्तचाप है, लार आना, उल्टी आना, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला भाग द्वारा होता है। ठीक है। और अगर पोन्स की बात की जाए तो पोन्स में क्या होता है? इसमें जो है न्यूमोटॉक्सिक और एपन्यूटिस्टिक क्षेत्र पाए जाते हैं जो श्वास क्रिया का नियंत्रण करते हैं। तो पोन्स में क्या होगा? श्वास क्रिया का नियंत्रण होगा। ठीक है। और सेरेबेलम क्या करता है? ये उचित आसन, गमन, दौड़ने, ऐच्छिक क्रियाओं जैसे खाने, पहनने और लिखने आदि का नियंत्रण करता है। ये क्या कह रहा है? खाने, पहनने, लिखने आदि जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं उसका सेरेबेलम कर रहा है। और सेरेब्रम क्या करता है? यानी जो आपका डी में दिया हुआ है, ये बुद्धि का केंद्र होता है जो सोचने का कार्य करता है। ठीक है। तो देखिए, इस तरह हमारी आज की यूपीएससी पेट 2023 के लिए जो 30 प्रश्नों की जीके की क्लास यहीं खत्म होती है। आई होप आप सब ने आज बहुत सारे नए प्रश्नों को सीखा होगा। तो आप इसी तरह क्लासेस में आते रहिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों तक इसे जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से जो है व्यूज़ बढ़ते हैं और हमें भी मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाने का। तो आप सब अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। आप सबको आपकी तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। हम मिलेंगे आपसे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।